टोटल प्रेजेंस गाजीपुर को बहुत ही हरा भरा बना रही है। सभाध्यक्ष महोदय, परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंचस्थ विद्वज्जन और सम्मुख उपस्थित गाजीपुर के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए बलिया से हमारे मित्र दिखाई दे रहे हैं, आप सभी साहित्य प्रेमी। इतिहास ये शब्द भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है। हमारी प्राचीन भारतीय मनीषा ने इतिहास को अपने ढंग से देखा और महाभारत में तो इतिहास का उद्देश्य भी बता दिया गया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहास प्रचक्षते। बाद में जब स्वामी विवेकानंद भारत के इतिहास की तरफ दृष्टि डालते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास इतिहास लेखन की आधुनिक परंपरा नहीं, हम तिथियां नहीं लिखते थे, बहुत ज्यादा आख्यान परक होता था, उपदेश ज्यादा होते थे, तथ्य कम होते थे, मिथक ज्यादा होते थे, लेकिन फिर भी एक परंपरा थी। और अब वह इतिहास हम विश्व के और देशों के इतिहास लेखन के साथ मिला रहे हैं और वो आधुनिक होता है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो मुझे विजय देव नारायण शाही जी की एक कविता का अंश याद आता है। उस कविता में वो कहते हैं, इतिहास जिनके बीच से होकर तुम आए थे सुनसान, क्योंकि उनकी आबादियां तितर बितर हो गई और सारे माहौल पर कुछ इस तरह आसे छाता जा रहा जो वजूद से मिटने वाले जानवरों पर छाता जाता है। विगत 2 दशकों से यदि इस कविता के पूर्ण अर्थ को समझने का हम प्रयास करें तो इतिहास लेखन भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया। नाइजीरियाई लेखक चिनुआ अनेबे, उन्होंने, और ऐसा नहीं कि भारत में था, अफ्रीकी महाद्वीप में भी ये समस्या है इतिहास लेखन को लेकर। चिनुआ अचेबे एक वहां की अफ्रीकी कहावत को लोकप्रिय किया जो कहती है, Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunters. जब तक शेरों का अपना इतिहास नहीं, इतिहासकार नहीं होगा, तब तक शिकार की कहानी, शिकार का इतिहास हमेशा शिकारी को ही महिमा मंडित करता रहेगा। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है? इतिहास राजनीतिज्ञों के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा है कि उनके अपने इतिहासकार होते थे, आज भी है। सत्ता, निवेशवाद और उनके विजेता इतिहास तय करते हैं। लेकिन आज के समय में सत्ताएं बदल रही हैं और इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। इस पर भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विवाद के स्थान पर हम अगर थोड़ा सा आराम से सोचने का प्रयास करें तो ये पुनर्लेखन आवश्यक है, एक सीमा है, ताकि जो पुरानी गलतियां और पूर्वग्रह हैं उनसे हमारा इतिहास मुक्त हो सके और समाज के मनस का पुनर्गठन हो सके। लेकिन राजनीति, इतिहास और आज के केंद्र में है साहित्य का इतिहास, इससे क्या लेना देना है? मैंने भूमिका में इनका नाम क्यों लिया, शाही जी की वो कविता क्यों सुनाई और उस नाइजीरियाई लेखक का वह कोट क्यों उद्धृत किया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग साहित्य में गहराई से सृजन कर रहे हैं वे जानते हैं कि साहित्य राजनीति से और खेमेबंदी से अछूता नहीं। राजसत्ता और सामाजिक समूह सेंसरशिप के रूप में ये निर्धारित कर रहे हैं कि साहित्य की दिशा क्या है। और एक छोटा सा उदाहरण है, 20वीं शताब्दी में तेलुगु साहित्य में गुड्डू पलानी जी का एक काव्य संग्रह आया था, राधिका सांकोनम, अनेकों बार प्रतिबंधित हुआ। प्रसिद्ध तेलुगु कवि वरवर राव, उनकी कविता थी भव्य
भविष्य चित्रपटम और एनटी रामाराव की सरकार ने न केवल इस साहित्य को प्रतिबंधित किया बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया। और तो और संवाद में विश्वास रखने का दम धरने वाले कुछ देशों में मैक्सिम गोर्की और उनके जैसे रचनाकारों के समाचार पत्र नोवाया जीज एक बार 1905 में प्रतिबंधित होता है क्योंकि जारशाही उसके विरुद्ध है, और एक बार 1918 में प्रतिबंधित होता है क्योंकि वो पार्टी साहित्य के लेखक की परंपरा के विपरीत है बोल्शेविक सरकार द्वारा। यहां तक कि इमैनुअल कांट को भी अपनी दार्शनिक कृति को सामने लाने के लिए तत्कालीन राजा और उसके मंत्रियों से संवाद करके अपनी भाषा को माइल करना पड़ा, थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। तो जाहिर है साहित्यताएं और विचारधाराएं साहित्य और साहित्यकार को ही नहीं, साहित्य के इतिहास को भी प्रभावित करती है। और इस देश में भी ऐसा हुआ है। विगत 60-70 सालों में इतिहासकार कुछ कवियों और लेखकों को बड़ा महत्व देते हैं, उनके विषय में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अधिकांश का नामोल्लेख भी नहीं होता। तो हर काल की राज्य सरकार जिस विचारधारा का पोषण करती है उसके ही लेखकों को इतिहास में आने का मौका देती है और उनको महत्व देती है। तो साहित्य की एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चिंता है, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आह्लादित हूँ, और मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ कि आप सभी आह्लादित होंगे कि गाजीपुर के साहित्य की इतिहास को रेखांकित करते हुए बड़े विस्तार के साथ आज विमोचन के केंद्र में जो पुस्तक है गाजीपुर के काव्य साहित्य का इतिहास बड़े समर्थ तरीके से सामने खड़ी है। गाजीपुर का काव्य इतिहास क्या पहले नहीं लिखा गया? लिखा गया, लेकिन क्या वो पूरा था? नहीं, पूरा नहीं था, अधूरा था। और उसकी जो चुनौतियां मैंने आपके सामने रखी, जो चिंताएं रखी, वो चिंताएं थी और आज भी है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। वैचारिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त था, अधूरा था और संभवतः अध्यवसाय की कमी थी। डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगरेज जी ने 1443 ईस्वी से लेकर 2005 तक जन्मे 428 कवियों, उनके लेखन, उनकी चेतना, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का एक दुस्साध्य कार्य किया है। और ये इतिहास में एक तो सबसे बड़ी समस्या है सामग्री संकलन की। इतनी बड़ी सामग्री संकलन की प्रक्रिया अपने आप में कितनी दुरूह रही होगी, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इन 428 कवियों में उन्होंने किस तरह से काम किया है, क्या वे समावेशी बन पाए? तो मुझे लगता है उसका उदाहरण यही है कि इसमें डॉक्टर बीएन सिंह जैसे मुखर मार्क्सवादी चिंतक आलोचक के एकमात्र काव्य संकलन निष्प्रभ आईना को स्थान दिया गया। साथ ही में भारतीय संस्कृति, विचारधारा, नवगीत, इनको पोषण देने वाले महान नवगीतकार और नवगीत के निकषों पर काम करने वाले डॉक्टर उमाशंकर तिवारी को भी स्थान मिला है। ये इस किताब की समावेशी संस्कृति है। जिस कवि की एक भी कविता डॉक्टर गजाधर शर्मा के संज्ञान में आई, उन्होंने इस किताब में स्थान पाया सम्मान के साथ। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृतित्व और व्यक्तित्व को अलग अलग करके देखना चाहिए, लेकिन मैं इस सिद्धांत का समर्थक नहीं हूं। और मुझे लगता है कि यदि आपके कृतित्व और व्यक्तित्व में अंतर है तो आपकी रचना समाज पर वह प्रभाव नहीं डाल सकती। डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगरेज जब ये एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये काम करने से पहले मैंने देखा कि जो व्यक्ति गाजीपुर के साहित्यिक संगोष्ठियों में इतना सक्रिय और गतिशील रहता था, एक आमंत्रण पर नंदन से गाजीपुर आ जाता था, एकाएक वो गायब हो गया और 2-4 सालों में तमाम आमंत्रण के बाद भी वो किसी संगोष्ठी में नहीं पहुंच रहे थे। तो मैंने एक दिन फोन किया कि चाचा जी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा घर पे परेशानी है। मैं जब घर पहुंचा तो देखा जिस कमरे में बैठकर हम लोग साहित्य पर चर्चा करते थे, उसमें एक तरफ श्रीमती शर्मा चाची जी कैंसर से पीड़िता एकदम असहाय एक तरफ बैठी सोई हुई है,
हिल भी नहीं सकती अपने से। ऐसी स्थिति मैंने आखिरी बार वीएन सिंह अंकल की देखी और डॉक्टर गंगेश अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, केवल वही उनकी सेवा कर रहे हैं और सेवा से उन्होंने न मुंह मोड़ा और न ही लेखन से। उसी कमरे में उन्होंने तमाम किताबें सजा रखी थी, कंप्यूटर था, जैसे ही सेवा से निवृत्त होते थे तुरंत कुछ लिखने लगते थे। तो निस्संदेह यह उनके अध्यवसाय और परिश्रम का परिणाम है। और हम सभी लोग जो आज सृजन कर रहे हैं, जिसके पास सृजन न करने के हजार बहाने हो सकते हैं, उनके लिए गजाधर शर्मा गंगेश जी की ये किताब एक प्रेरणा का स्रोत है। तो क्या जब हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर के काव्य इतिहास की इतिश्री हो गई? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी तो इस दिशा में यह पहला गंभीर प्रयास है। अभी तो इसने गाजीपुर के काव्य साहित्य इतिहास को तथ्य की दीवार आपके सामने रखा है, लेकिन उस इतिहास की विवेचना, उस इतिहास का प्रवाह, उस इतिहास में छिपी हुई चेतना कैसे विकसित हो रही है, इसका विश्लेषण क्या हो सकता है और इसका वर्गीकरण कैसे होना चाहिए, इस पर अभी काम बचा हुआ है। जैसे उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, इस किताब ने क्या क्या राहें खोली है, क्या आयाम खोले हैं। एक है गाजीपुर और गाजीपुर का विवाद। अभी तक मैंने जितने भी गाजीपुर के साहित्यकारों और इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़ी, उनके वक्तव्य सुने, सबने यही कहा कि जी गजेटियर में तो गाजीपुर है ही। और तो और किसी भी किताब में गाजीपुर का पौराणिक संदर्भों के अलावा कोई उल्लेख आता ही नहीं। एकमात्र साहसिक कलम चलाई थी डॉक्टर मानभाता राय ने, जो आज शायद यात्रा के कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में गाजीपुर का इतिहास लिखते हुए पौराणिक संदर्भों के साथ और अपने विश्लेषण के साथ सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसका नाम गाजीपुर है, यही वह क्षेत्र है। लेकिन तथ्य तो है नहीं। तो तथ्य मिला जब मैं गणेश जी की किताब पढ़ रहा था। पढ़ते समय ही मैंने देखा कि शिव नारायणी संप्रदाय के बाबा तुखरन दास हैं। 1650 ईस्वी में